इसका लेक्चर नंबर 7 जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे लिफ्ट के सारे प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपका मंकी रोप वाले सारे कंसेप्ट्स के। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लिफ्ट के कंसेप्ट के लिए यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, वहम होते हैं, तो मैं सारे क्लियर कर रहा हूँ। अब देखो, तो अब लिफ्ट का जो कंसेप्ट है इसमें हमें कैलकुलेट करनी है रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, ठीक है, जिसको हम अपरेंट वेट भी बोलते हैं। तो अब रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसके कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम ग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, अब जैसे मान लो ये एक वेइंग मशीन है और इस वेइंग मशीन के ऊपर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है ना, और ये अपना वेट रिकॉर्ड करना चाहता है। अब वेइंग मशीन के ऊपर पर्सन जब खड़ा हुआ है तो वेट कैसे रिकॉर्ड होता है, क्या चीज को हम वेट बोलते हैं वो सुनो। इस पर्सन ने नीचे की तरफ अपने वेट से फोर्स एक्सर्ट करवाई mg, और वेइंग मशीन ने इसे रिएक्शन फोर्स या ऊपर की तरफ, वो हो गया n। तो ये जो n होता है, इस n को हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय वेइंग मशीन, और यही कहलाता है रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। तो n इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय वेइंग मशीन और रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। और इसी चीज को हम बोलते हैं अपरेंट वेट। अब अगर आप यहां पर देखो तो अभी ये सिस्टम कुछ एक्सेलरेट नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन सिस्टम का जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो का ये मतलब नहीं कि रेस्ट पर है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है कि अगर ये रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर ये वेलोसिटी से चल रहा है तो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। मतलब कुल मिलाकर के इसकी वेलोसिटी जो होगी या तो कांस्टेंट होगी या फिर इसकी वेलोसिटी जो होगी वो जीरो होगी। मतलब या तो ये रेस्ट पर रहेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो अच्छा, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो आप अच्छी तरह जानते हो अब नेट फोर्स भी जीरो हो जाएगी। नेट फोर्स जीरो हो जाएगी तो एन का वैल्यू जो होगा वो mg के बराबर हो जाएगा। अब एन mg के बराबर होना ये इंडिकेट कर रहा है कि रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन जो है वो mg यानी एग्जैक्ट वेट के बराबर है, यानी ट्रू वेट के बराबर है। तो इस चीज को हम यहां बोलेंगे कि रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इक्वल्स टू ट्रू वेट। अब वेइंग मशीन की जो रीडिंग है, जब भी जैसे मान लो ये पर्सन अगर 90 kg का है तो नीचे की तरफ तो 900 न्यूटन लग रहा है, तो आंसर जो आना चाहिए वो न्यूटन में आना चाहिए। पर रीडिंग जो छोड़ी जाती है वो न्यूटन में नहीं छोड़ी जाती, उसे जी से डिवाइड करके केजी में छोड़ा जाता है। तो जब ये पर्सन इसके ऊपर खड़ा होगा तो इसको देखिएगा 90 kg, मतलब आप उसे न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए जी से मल्टीप्लाई कर लो, यानी नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स निकालने के लिए जी से मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर रीडिंग किसी की 90 kg आ रही है दैट मींस फोर्स होगी 900 न्यूटन, 80 kg आ रही है तो वो होगी 800 न्यूटन, एंड अप टू सो ऑन। अब यही पर्सन जब लिफ्ट के अंदर अपनी चीजें मेजर करने की कोशिश करता है तो किस तरीके से रीडिंग चेंज होती है, हम उस पर काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला केस जो हम लेने जा रहे हैं वो ये है कि ये पर्सन अब एक लिफ्ट के अंदर है, ये रेस की वेइंग मशीन, और लिफ्ट के अंदर ये इस तरीके से खड़ा हुआ है। लिफ्ट जो है कहाँ की तरफ जा रही है? तो आप सब बच्चे अब चिल्लाओगे कि हाँ सर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और उसके पास एक्सेलरेशन है। ये पहली गलती है आपकी, इसको पहले करेक्ट करो। लिफ्ट, अब आप कहोगे कैसे करेक्ट करें सर, सामने एरो दिखाया हुआ है आपने, ऊपर ही तो जा रही है, गलत थोड़ा ना बोल रहा है। नहीं, अभी भी आप इल्यूजन में हो, भ्रम में हो। लिफ्ट ऊपर नहीं जा रही, ऊपर जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। अब आपको कैसे, एरो तो सर ऊपर दिखाया हुआ है। नहीं, पर्सन का आना और जाना उसकी वेलोसिटी से पता चलता है। ये ए उसकी वेलोसिटी को घटाने या बढ़ाने का काम करता है। तो क्या मैंने यहाँ ये दिया कि लिफ्ट की वेलोसिटी कहाँ की तरफ है? नहीं है। अब अगर मैं ये दूं कि लिफ्ट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और ये ए भी ऊपर की तरफ है, अब हम बोलेंगे कि ऊपर जाती हुई लिफ्ट, ऊपर जाना वेलोसिटी से पता चला, ऊपर जाती हुई लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, मतलब और ऊपर जाने पर इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अगर यही v का डायरेक्शन मैं ऊपर से नीचे कर दूं, अब क्या होगा? लिफ्ट तो नीचे जा रही है बट ए ऊपर है, इसका मतलब नीचे जाती हुई लिफ्ट अब रिटार्ड कर रही है, मतलब यही एक इसका काम करेगा रिटार्डेशन का। और इस ए के डायरेक्शन को अगर मैं यहां से चेंज करके नीचे की तरफ ले आऊं तो अब आप बच्चे लोग चिल्लाओगे कि लिफ्ट नीचे जा रही है। नहीं, नीचे नहीं जा रही, क्योंकि मैंने वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं इंडिकेट किया। तो नीचे भी जा सकती है, अगर नीचे गई और ए भी नीचे मिला तो एक्सेलरेट करते हुए जाएगी, और अगर ऊपर गई और ए नीचे मिला तो रिटार्ड करते हुए ऊपर की तरफ जाएगी। तो लिफ्ट का आना जाना वेलोसिटी से पता चलता है, ए से उसका एक्सेलरेट या रिटार्ड होना पता चलता है। तो फिर तो भाई बड़ी दिक्कत होगी। तो इसको क्या बोला जाए? एक्सेलरेशन बोला जाए, रिटार्डेशन बोला जाए? तो कुछ नहीं बोल सकते। तो मैं इसको दूसरे टर्म में इंडिकेट करता हूं। मैं नहीं बोल रहा ये एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है। दिस मे बी एक्सेलरेशन, मे बी रिटार्डेशन। लिफ्ट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। तो फिर हम कैसे इसको बोले? तो बोलेंगे ए अप है, क्या थम्स अप, यानी ए अप है, ए अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो ना हम इसे एक्सेलरेशन बोल रहे हैं ना रिटार्डेशन, क्योंकि हम नहीं पता वेलोसिटी कहां पर है। तो हम बोलेंगे दिस ए इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन।
अब देखिए रीडिंग क्या आती है। तो अब अगर मैं इस पर्सन के ऊपर फोर्सेस अप्लाई करूं तो एक फोर्स तो एज इट इज ऊपर लग गया नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा फोर्स नीचे लग गया mg। अब अगर आप इक्वेशन प्लॉट करोगे तो चलाने वाला n माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। यहां से n की वैल्यू मेरे पास आ गई और वो n की वैल्यू आ गई m टाइम्स g प्लस ए। तो m टाइम्स g प्लस ए अब ये इंडिकेट कर रहा है कि अपरेंट वेट ट्रू वेट से ज्यादा है। तो दिस इंडिकेट्स दैट अपरेंट वेट इज ग्रेटर दैन ट्रू वेट। मतलब रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? मास बढ़ गया क्या? नहीं, जी में ये ए ऐड हो गया। तो ये जी में ए ऐड होना इज कॉल्ड जी इफेक्टिव। तो इस जी प्लस ए को हम नाम दे देते हैं जी इफेक्टिव। तो अब अगर हमें रीडिंग निकालनी है तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन ये हमारे पास आ गई n इक्वल्स टू m टाइम्स जी इफेक्टिव, जहां पर जी इफेक्टिव का जो वैल्यू है वेयर जी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जी प्लस ए, और प्लस इसलिए हुआ क्योंकि ये ए अपवर्ड डायरेक्शन में था। तो अब कंसेप्ट ये निकल करके आया। अब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर ए अप है तो जी में ए ऐड हो जाएगा यानी जी भी अप हो जाएगा। तो ए अप जी अप, और ऐसा होने से वेट बढ़ जाएगा यानी m टाइम्स जी प्लस ए आ जाएगा। तो पॉइंट समझ आया? तो लिफ्ट ऊपर नहीं जा रही, ऊपर जा भी सकती है, नीचे भी जा सकती है। हम बस ये बोलेंगे कि ए अप है तो वेट अप हो जाएगा क्योंकि जी में वो ऐड हो जाएगा एंड दिस थिंग इज कॉल्ड जी इफेक्टिव। और ये n की जो वैल्यू है, इस n की वैल्यू को हम बोलते हैं अपरेंट वेट। अपरेंट वेट की वैल्यू ट्रू वेट से ज्यादा आएगी। अच्छा, अब इसी तरीके से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल ये रहा, अब इस लिफ्ट के अंदर ए अपवर्ड डायरेक्शन में ए का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और पर्सन वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है। इस पर्सन का एग्जैक्ट मास था 50 kg। अब हमें रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन को कैलकुलेट करना है। तो बड़ा आसान सा है, अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। तो आपने देखा ए अप है तो जी अप हो जाएगा यानी रीडिंग हो जाएगी m टाइम्स जी प्लस ए। m एज इट इज डाल दिया 50, g प्लस ए तो ये हो गया 10 प्लस 2 तो 12 आ गया और फाइनल आंसर आ गया 600 और यूनिट लग गया न्यूटन। बट जैसा आप जानते हो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन न्यूटन में नहीं छोड़ी जाती, केजी में छोड़ी जाती है। तो इन टर्म्स ऑफ केजी अगर हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ केजी में एक्सप्रेस करने के लिए हमें इसे जी से डिवाइड करना पड़ेगा यानी आंसर आ जाएगा हमारे पास 60 kg। तो ये पर्सन का अपरेंट वेट निकला। तो दिस थिंग इज अपरेंट वेट और पर्सन का जो ट्रू वेट था उसका वैल्यू 50 kg था। तो अपरेंट वेट ट्रू वेट से 10 kg ज्यादा आया। वो ज्यादा इसलिए नहीं आया कि वो खाना ठूस करके चला गया, खाना खा करके चला गया, जी में ये 2 वाला फैक्टर ऐड हो गया, इसलिए अपरेंट वेट की वैल्यू ट्रू वेट से ज्यादा हो गई। अब सिमिलर मैनर में हम इसका केस नंबर 2 उठाते हैं। अब इस केस नंबर 2 में ये जो लिफ्ट है कहाँ आ रही है? नीचे नहीं आ रही। ये लिफ्ट नीचे भी आ सकती है, ये लिफ्ट ऊपर भी जा सकती है। हम बोलेंगे ए इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ए डाउन है। अब हम देखना चाहते हैं रीडिंग बढ़ गई या कम हो गई। तो मैंने एन ऊपर लगाया, नीचे की तरफ mg आ गया। इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन बन गई mg माइनस एन इक्वल्स टू ma। यहाँ से n का वैल्यू निकाला, आंसर आ गया m टाइम्स g माइनस ए यानी कि अपरेंट वेट की वैल्यू इज लेस देन ट्रू वेट। और ये लेस इसलिए हुआ क्योंकि a उसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया। तो याद करने का तरीका a डाउन तो g डाउन, ठीक है ना, यानी g में से a सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और रीडिंग आ जाएगी m टाइम्स g माइनस a। तो इस सिचुएशन के अंदर जो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन होगी वो एक्चुअल वेट से कम आएगी। अब सिमिलरली हम लेते हैं इसका थर्ड केस। अब थर्ड केस के अंदर मान लो ये जो लिफ्ट चल रही थी या ऊपर जा रही थी या नीचे जा रही थी, हमने इसकी रस्सी काट दी। अब लिफ्ट की रस्सी काट दी, अब मतलब ऐसे कौन करता है? और लिफ्ट की रस्सी काट करके हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई तुम अपना वेट बताओ। बचेगा तब तो बताएगा बेचारा वेट। तो अब खैर बचे या ना बचे हमें तो वेट बताना ही है। फ्री फॉल, अब लिफ्ट कहाँ जा रही है? अब डाउट नहीं है, फ्री फॉल नीचे ही होता है। तो दिमाग ज्यादा लगाने की फ्री फॉल में कहाँ जा रही है? नीचे ही जा रही है भाई, और कहीं नहीं जा रही। अब लिफ्ट नीचे जा रही है और इसका एज जी के बराबर है। अब अगर हम रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन निकालें तो n की वैल्यू हो जाएगी m टाइम्स g माइनस a और a की वैल्यू इटसेल्फ g के ही बराबर है यानी n की वैल्यू 0 आ जाएगी। n 0 आने का मतलब ये रहा अपरेंट वेट का वैल्यू 0 हो गया। अपरेंट वेट 0 होने का मतलब ये रहा कि अब ये रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन 0 हो जाएगी। कोई भी रीडिंग वो शो नहीं कर पाएगी क्योंकि मैन इसके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं लगा पा रहा, क्योंकि g इफेक्टिव की जो वैल्यू हो गई वो 0 हो गई। यानी फ्री फॉल के केसेस के अंदर मैन अगर वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा भी हो जाता है तो वो कोई नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट नहीं कर पाता। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू 0 हो जाता है क्योंकि पूरा सिस्टम ही नीचे की तरफ गिर रहा होता है विद सेम एक्सेलरेशन g। तो इस सिचुएशन के अंदर वेइंग मशीन कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगी और इसको हम बोलते हैं केस ऑफ फ्री फॉल। तो जब जब फ्री फॉल का केस होएगा हर केस के अंदर रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन आपको 0 देखने को मिलेगी। तो हमारे 3 केस आ गए। अब इन तीनों को हम एक ही जगह पर बना लेते हैं और फटाफट से इनका डायग्राम रिवाइज करते हैं। चलो आ जाओ। तो ये रही वेइंग मशीन और इस वेइंग लिफ्ट, और लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन पर पर्सन है। ए अप है, मैं नहीं बोलूंगा कि
एक्सेलरेट कर रही है, मैं बोलूंगा ए अप है, तो ऐसे में रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन हो जाएगी m टाइम्स जी प्लस ए। दूसरा केस हम लोगों ने देखा कि ए डाउन है, तो अगर ए डाउन है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन कम हो जाएगी और रीडिंग हो जाएगी एम जी माइनस ए। तीसरा केस हम लोगों ने देखा फ्री फॉल, फ्री फॉल में ए जी के बराबर है और ऐसे सिचुएशन में अगर रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन देखी जाए तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन का जो वैल्यू मिलेगा हमें, एन का जो वैल्यू मिलेगा वो जीरो। एक और केस बना लेते हैं, ए की वैल्यू जीरो है, ए जीरो होने का मतलब लिफ्ट या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है या रेस्ट पर है, ऐसे सिचुएशन में एन एम जी के बराबर होगा। यानी जब ए जीरो होगा तो एन एम जी के बराबर होगा, यानी ये वेट का बढ़ना घटना ए के कारण आ रहा है। ए अगर अप है तो वेट बढ़ जा रहा है, ए अगर डाउन है तो वेट कम हो जा रहा है। अब इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हमारे कुछ प्रॉब्लम्स उठाते हैं। जैसे अब ये स्पेशल सेट ऑफ प्रॉब्लम है जिन पे हमें काम करना है। लिफ्ट moves in between ground floor to first floor। तो लिफ्ट जो है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के बीच में जा रही है और हमें रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन वगैरह पे काम करना है। इसमें ग्राफ के प्रॉब्लम्स आते हैं, मैं जस्ट इसके बात कराता हूँ। तो लिफ्ट मूव्स इन बिटवीन ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। अब जरा पहले आप इसका पूरा एक बार पिक्चर डायग्राम देख लो। ये है ग्राउंड फ्लोर और ये है फर्स्ट फ्लोर, और एक लिफ्ट को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाना है। अब मैं पूरा पिक्चर डायग्राम नहीं बना रहा, बस ये एल से इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ये लिफ्ट है। तो इस लिफ्ट ने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाना है, तो मैंने इसकी जर्नी को दो पार्ट में ब्रेक किया और ये रहे वो दो पार्ट। अब इन दो पार्ट का क्या सिग्निफिकेंस है मैं आपको आगे टाइम के साथ साथ बताते चलता हूँ। तो देखना, पहले लिफ्ट कहाँ से कहाँ जानी है। लिफ्ट जानी है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर। पहला काम हम बी का डायरेक्शन इंडिकेट करेंगे। इस जगह पर लिफ्ट रेस्ट पर है, लिफ्ट के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो अब हम रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन लिखते चलते हैं। तो इस जगह पर रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन एन की वैल्यू जो होगी एम जी के बराबर हो जाएगी, मतलब ट्रू वेट। तो जब लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर होगी तो वो रुकी हुई होगी, उस जगह ए जीरो होगा और लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन ट्रू वेट को शो करेगी। सिमिलर मैनर में जब लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पर होगी तो भी भाई रुकी हुई होगी, पर्सन ने उतरना है, कोई कूदना नहीं है उसके अंदर से। ए का वैल्यू यहाँ भी जीरो होगा, एन का वैल्यू यहाँ पर भी एम जी के बराबर होगा और इस जगह भी ट्रू वेट होगा। तो ट्रू वेट हमें देखने को मिलेगा ग्राउंड फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर पर। अब इनके बीच में क्या है, इनके बीच में कैसे हम इसको इंटरप्रेट करें, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा दो पार्ट में इसको डिवाइड। अब पहला पार्ट यहां से लेकर के यहां तक, यानी इससे लेकर के इस पोर्शन के अंदर लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ, यानी लिफ्ट का ऊपर की तरफ मूवमेंट है। आराम से देखना, तो लिफ्ट ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के लिए इसे अपनी वेलोसिटी को क्या कराना पड़ेगा, इंक्रीज कराना पड़ेगा। वेलोसिटी क्यों इंक्रीज कराना पड़ेगा भाई, चलेगी तभी तो ऊपर जाएगी, चलेगी नहीं तो ऊपर कहां से जाएगी। तो इसे ऊपर जाने के लिए पहले अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कराना पड़ेगा। तो ए से लेकर के बी वाले पार्ट में इसका मैंने ब्रेक कर लिया। तो ए से लेकर बी वाले पार्ट में लिफ्ट अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रही है ऊपर जाने के लिए, दैट मींस इस पार्ट में लिफ्ट का एक्सेलरेशन हो रहा है। अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होता है, इसका मतलब इस जगह पर ए का डायरेक्शन जो है वो कहां की तरफ है, ऊपर की तरफ है। अब ए अप है तो मैं पूरा इंडिकेट कर दूं, तो ए से बी वाले पार्ट में लिफ्ट इज गोइंग अप and acceleration is directed in upward direction। तो ए से बी वाले पार्ट में एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो इसमें जो रीडिंग अगर आएगी तो क्योंकि ए अप है तो इसका वैल्यू हो जाएगा एम टाइम्स जी प्लस ए। और इस सिचुएशन में रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन ये हमारे पास आ जाएगी, यानी अपरेंट वेट हमारे पास आ जाएगा m टाइम्स जी प्लस ए, मतलब ये वेट बढ़ गया। तो वापस से सुन लो, ग्राउंड फ्लोर पर लेफ्ट रेस्ट पर थी, यहाँ तो ट्रू वेट के बराबर था। ऊपर जाने के लिए उसने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कराया। अब वेलोसिटी इंक्रीज कराने के लिए एक्सेलरेशन लाना पड़ेगा जो कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वेलोसिटी अप है तो एक्सेलरेशन भी अप होना चाहिए। इस सिचुएशन के अंदर ए अप होने पर वेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो पहले उसका वेट बढ़ेगा। अब आया बी से सी वाला पार्ट। अब बी से सी वाले पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, बी से सी वाले पार्ट में भी लिफ्ट ऊपर ही जा रही है, लिफ्ट थोड़ा नीचे जाएगी, लिफ्ट का डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ ही है। तो इस बी से सी वाले पार्ट में भी लिफ्ट ऊपर की तरफ ही जा रही है, बट इस पार्ट के अंदर अब हुआ ये लिफ्ट को ऊपर जाकर के अब रुकना है। तो इस रीजन के अंदर अब अपनी लिफ्ट अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज कराएगी।
यहाँ पर उसने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कराया था, यहाँ उसने अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज कराना था कि वो रुक सके। वेलोसिटी डिक्रीज कराने के लिए उसे लाना पड़ेगा रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन लाने के लिए जो ए होना चाहिए वो कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, नीचे की तरफ। तो इस पार्ट में ये ए किसका काम करेगा, रिटार्डेशन, और इस ए का डायरेक्शन जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। चाहिए तो यहाँ इंडिकेट कर लो, तो ये ए रिटार्डेशन का काम करेगा और रिटार्डेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और वेलोसिटी इस दौरान डिक्रीज करेगी और अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, क्योंकि ए डाउन है और ये रिटार्डेशन का काम कर रहा है। अब हम क्लियरली कह सकते हैं ए डाउन होने से एन का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा एम टाइम्स जी माइनस ए। तो बी से सी में लिफ्ट इज गोइंग अप बाय रिड्यूसिंग इट्स स्पीड। So A is directed downward and it acts as retardation. बट क्योंकि ए इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड है इसलिए रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन कम हो जाएगी एम टाइम्स जी माइनस ए, जहां ए काम करेगा हमारे लिए किसका, रिटार्डेशन का। अब फाइनली सी वाले पॉइंट पर पहुंच करके लेफ्ट रेस्ट पर आ जाएगी और रीडिंग फिर से ट्रू वेट के बराबर हो जाएगी। तो क्या कहानी रही, कैसे करके हम इसको याद करें। तो ग्राउंड फ्लोर पर ट्रू वेट, लिफ्ट ने ऊपर क्या किया, एक्सेलरेट किया, ए अपवर्ड डायरेक्शन में तो वेट बढ़ गया। फिर लिफ्ट ने अपनी वेलोसिटी को कम कराने के लिए रिटार्ड किया तो ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट कम हो गया। फिर फर्स्ट फ्लोर पर जाकर के दोबारा से लिफ्ट की वेलोसिटी जीरो हो गई और वहां पर वेट ट्रू वेट के बराबर हो गया। तो अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा ये रहेगा। तो ये ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के लिए ग्राफ है और वीटी ग्राफ हम इसका बनाने जा रहे हैं और ये वीटी ग्राफ कुछ इस तरीके का रहेगा। ये आ गया ए, ये बी, ये सी। तो ए से बी वाले रीजन में ए जो है वो अपवर्ड है और ये ए एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, A1 कर दे रहा हूं। और यहाँ का A2 जो है वो डाउनवर्ड है क्योंकि स्पीड कम करा रहा है, और क्योंकि डाउनवर्ड है तो इसलिए ये रिटार्डेशन का काम कर रहा है, वेलोसिटी के अपोजिट है। इस दौरान जो रीडिंग हो गई वो हो गई m टाइम्स जी माइनस A2 और इस दौरान जो रीडिंग हो गई वो हो गई m टाइम्स जी प्लस A2 या A1 और A2 निकालने के लिए हम इसके स्लोप्स निकाल लेंगे। ये θ1 हो गया और ये θ2 हो गया। तो A1 की जो वैल्यू हो गई वो tan θ1 के बराबर हो गई और A2 की जो वैल्यू हो गई वो tan θ2 के बराबर हो गई। अब इसी चीज को, ये तो ग्राफ नंबर इसका बन रहा, हम एक और चीज से भी क्लियर कर सकते हैं। इस दौरान हमने एक केस नहीं लिया कि बीच में लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल सकती है। थोड़ा ना कि भागम भागी करेगी, एक्सेलरेट करेगी फिर फटाक से रिटार्ड करेगी। मान लो पहले एक्सेलरेट करी फिर कुछ देर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई फिर रिटार्ड करके रुक गई, तो वो भी पॉसिबल है। तो अब तीसरा डायग्राम ये वाला, ये भी पॉसिबल है। इस दौरान के वीटी डायग्राम में इस फर्स्ट पार्ट में लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, ये A1 अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ का A0 हो गया और इधर लिफ्ट क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है और A3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अब रीडिंग के बारे में अगर हम यहाँ कमेंट करें, ये θ1 हो गया, चलो इसको A2 कर लेता हूँ। तो मैं इसको A2 कर दे रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। A2 जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये रिटार्डेशन का काम कर रहा है। ये एंगल θ1 हो गया, ये एंगल θ2 हो गया। ओके, अब तीनों पार्ट में हम रीडिंग लिखते हैं। तो पहले N1 पार्ट की रीडिंग, इस पार्ट की रीडिंग हो गई m टाइम्स g प्लस A1। क्यों? क्योंकि A1 अपवर्ड डायरेक्शन में और वो वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। इस दौरान की रीडिंग हो गई n इज इक्वल्स टू m टाइम्स g माइनस A2। अब A2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और अब वो लिफ्ट को रिटार्ड करा के रोकने वाला है। इस दौरान की रीडिंग हो गई n इक्वल्स टू mg, यानी ट्रू वेट के बराबर, ना बढ़ा ना घटा। अगेन A1 निकालने के लिए हम tan θ1 निकालेंगे और A2 निकालने के लिए हम tan θ2 निकालेंगे। ये था लिफ्ट का कहां से कहां जाना, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाना। अब इसी चीज का हम एक ग्राफिकल सवाल लेते हैं। जैसे ये रहा मेरे पास एग्जांपल। अब एग्जांपल ये कह रहा है, पर्सन ऑफ मास 50 kg is standing on weighing machine captain lift which is going up। अब ये डायरेक्टली हमें क्लियरली बता रखा है which is going up। कैलकुलेट N1, N2 and N3. Also find out N1 is to N2 is to N3। अब इसके लिए इसने ग्राफ दे रखा है और ग्राफ ये रहा कि यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर टाइम है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का है।
अब आप एक एक चीज पहले क्लियरली यहाँ पर ऑब्जर्व कर लो कि इस ग्राफ में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। डाटा ये है कि वेलोसिटी ये दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, ये t इज इक्वल्स टू 0, ये t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड, ये t इज इक्वल्स टू 10 सेकंड, ये t इक्वल्स टू 20 सेकंड, और इनका नाम मैं लिख दे रहा हूँ ए बी सी डी। तो ए से बी में क्या हो रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रही है और एक्सेलरेट कर रही है, ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में। बी से सी में क्या हो रहा है, ए की वैल्यू 0 है। सी से डी में क्या हो रहा है, ए की वैल्यू रिटार्ड करा रही है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं इसका नाम कर दे रहा हूँ, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3। तो पहला काम हम A1 A2 A3 ही निकाल लेते हैं ताकि हमें रीडिंग निकालने में आगे दिक्कत ना आए। तो A1 निकालने के लिए हमें tan थीटा 1 निकालना पड़ेगा, और tan थीटा 1 की जो वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हिसाब से ये हो जाएगी 10/5, यानी आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली हम A2 निकालते हैं, A2 हो गया tan थीटा 2, बट इसका वैल्यू हमारे पास 0 आ गया। वो 0 इसलिए आया क्योंकि लिफ्ट इस प्रोसेस में ना एक्सेलरेट कर रही है ना रिटार्ड कर रही है, ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। A3 का वैल्यू अगर हम निकालें तो वो tan थीटा 3 आ गया, और इसका हम सिर्फ वैल्यू निकाल रहे हैं, कोई साइन नहीं यूज करेंगे। 10/10 तो यानी ये वैल्यू आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम तीनों में रीडिंग निकालते हैं। इस दौरान रीडिंग हो गई m टाइम्स g प्लस A1 प्लस इसलिए आ गया क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है और A उसको एक्सेलरेट करा रहा है, यानी वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। m की वैल्यू हमें 50 दे रखी थी, और g प्लस A1 की वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 600 न्यूटन। सिमिलरली दूसरे वाले रीडिंग में अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा m टाइम्स g, और A2 का वैल्यू ऑलरेडी 0 है, यानी आंसर आ जाएगा 500 न्यूटन। तीसरे वाले में अगर हम कैलकुलेट करें तो m3 का वैल्यू आ जाएगा m g माइनस a करोगे तो आंसर हमें मिलेगा 10-1 जो कि हो गया 9 इंटू 50 45, यानी 450 न्यूटन। तो रीडिंग बेटा कैसे कैसे वेरी कर रही है, यानी पहले 60 किलो हुआ, फिर वापस से 50 किलो यानी ट्रू वेट हो गया, फिर थोड़ा घट करके 45 केजी आ गया। ये मैंने केजी में एक्सप्रेस किया यानी जी से डिवाइड किया। तो ये था हमारे फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया n1 n2 n3 के वैल्यू। बट अब हमसे पूछा जा रहा है n1 रेशियो n2 रेशियो n3। अब जरा चेक करना, इसके लिए हमें ये पूरा वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। n1 का फॉर्मूला mg प्लस A1 mg, और इधर mg माइनस a, रेशियो लेने पर m कैंसिल हो जाएगा, यानी पर्सन के मास की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें g इफेक्टिव की जरूरत है। तो n1 रेशियो n2 रेशियो n3 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास g प्लस A1 रेशियो g माइनस A2 या g माइनस A3। तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू तो हमारे पास आ गई 12, इधर का वैल्यू हमारे पास आ गया 10, इधर का वैल्यू हमारे पास आ गया 9। अब फर्दर ये किसी से डिवाइड होना जाना नहीं है, इसलिए हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो इन n1:n2:n3 का रेशियो आ गया 12 10 9। तो आई थिंक आपको लिफ्ट का ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाना अब अच्छी तरह समझ आ गया होगा। क्या हुआ, पहले वेट बढ़ा, फिर वेट कम हुआ, और दोबारा से ट्रू वेट। हाँ, इसमें बीच में कांस्टेंट भी रह सकता है अगर कांस्टेंट वेलोसिटी का कोई इसमें इस तरीके का ग्राफ बनता है तो। अब इसी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, उल्टा कंसेप्ट। इसमें लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आती है। अब लिफ्ट अगर फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आए तो अब क्या होगा, अब प्रोसेस उल्टा हो गया। ये हो गया फर्स्ट फ्लोर। ये ध्यान रखना, हम पहले वेलोसिटी का डायरेक्शन देखेंगे, फिर ए का डायरेक्शन देखेंगे, फिर चेक करेंगे ए अप है या डाउन है। अप हुआ तो वेट बढ़ा देंगे, डाउन हुआ तो वेट कम कर देंगे, और अगर ए 0 हुआ तो ट्रू वेट कर देंगे। तो फर्स्ट फ्लोर से लिफ्ट ने आना है ग्राउंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पर वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, n का वैल्यू mg के बराबर है। ग्राउंड फ्लोर पर भी वेलोसिटी 0 है, a 0 है, n का वैल्यू mg के बराबर है। अब हम जर्नी को दो पार्ट में ब्रेक कर दे रहे हैं, और ये रहा, एक पार्ट एक्सेलरेशन को इंडिकेट करेंगे और एक पार्ट से हम रिटार्डेशन को क्लियर कर लेंगे। अब पहले वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो लिफ्ट की जो वेलोसिटी है वो नीचे ही होगी क्योंकि लिफ्ट ने कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जाना है। तो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन तो मिल गया यार कि वो तो नीचे की तरफ है। तो इस पार्ट में वेलोसिटी को लिफ्ट क्या कराएगी, इंक्रीज कराएगी, क्योंकि नीचे जाना है तो ये तो है नहीं उड़ के चली जाएगी, इंक्रीज ही कराना पड़ेगा। इंक्रीज कराने के लिए उसे एक्सेलरेशन लाना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। इसलिए इस प्रोसेस में लिफ्ट ने A1 का एक्सेलरेशन लाया और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाया। तो ये जो A1 हो गया ये एक्सेलरेशन का काम कर रहा है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। क्योंकि A डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए इस दौरान रीडिंग कम हो जाएगी, यानी m टाइम्स रीडिंग आ जाएगी g माइनस A1। तो ये तो उल्टा हो गया, यानी ऊपर से नीचे आने पर वेट पहले कम हो गया ना कि वेट बढ़ा। तो अब यहाँ कई बच्चों की हालत खराब हो जाती है, उनको समझ ही नहीं आता यार हो क्या गया। तो वो सोचते हैं एक्सेलरेशन रिटार्डेशन से वेट बढ़ता है। जी नहीं, ए के डायरेक्शन से वेट घटता बढ़ता है। ए अगर डाउन है तो वेट डाउन, ए अगर अप है तो वेट अप। इसलिए मैंने वो तरीका बताया था, थम्स अप वेट अप, जितनी थम्स अप पी लो उतना वेट बढ़ता चला जाएगा। सिमिलरली अब आ जाओ सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी में। इस सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी में अब चेक करो, यहाँ पर लिफ्ट अब रुकने के लिए वेलोसिटी को कम करेगी। ये थोड़ा वेलोसिटी अभी बढ़ धरती तोड़ के नीचे थोड़ा ना जाना उसने। तो इस प्रोसेस में अब लिफ्ट अपनी वेलोसिटी को
डिक्रीज कराएगी। अब लिफ्ट वेलोसिटी को डिक्रीज कराएगी तो इसका मतलब यहाँ पर जो ए होना चाहिए वो रिटार्ड कराना चाहिए। अब रिटार्डेशन कहाँ की तरफ होता है? वेलोसिटी अगर डाउनवर्ड है तो रिटार्डेशन कहाँ की तरफ होगा? अपवर्ड होगा, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। मैं इसको क्लियर बनाऊं तो लिफ्ट की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बट A2 कहाँ की तरफ होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, और तभी ये वेलोसिटी को क्या करा पाएगा? डिक्रीज करा पाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अब क्योंकि A अप है, भले ही वो रिटार्डेशन का काम कर रहा है, बट फिर भी रीडिंग बढ़ गई क्योंकि A का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो आंसर आ गया G+A2। तो यहाँ उल्टा हो गया, मतलब पहले कम हुआ, फिर दोबारा बढ़ गया, और फिर वापस से ट्रू वेट के बराबर आ गया। तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाने में अप और फिर डाउन, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आने में डाउन और फिर अप, यानी बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस चल रहा है। आप किसी भी एक सिचुएशन को याद करके एज इट इज उसको दूसरे में कॉपी कर सकते हो। अब इसका ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से देखना, स्टूडेंट ग्राफ के अंदर ही फंसता है। अब VT ग्राफ अगर मैं इसका दिखाऊं तो ग्राफ तो वही रहा जैसा अपना नीचे से ऊपर जाते वक्त था। अब ये ऊपर से नीचे आते वक्त भी यही है, ये A1 है, ये A2 है, पर बेटा इस A1 का डायरेक्शन अभी डाउन है और इस A2 का डायरेक्शन अब अप है, और ये A2 काम कर रहा है रिटार्डेशन का और ये A1 काम कर रहा है एक्सेलरेशन का। तो सारा प्रोसेस ही रिवर्स हो गया। उसमें क्या था? पहले A1 कहाँ था? अप था और काम कर रहा था एक्सेलरेशन का। A2 कहाँ था? डाउन था, काम कर रहा था रिटार्डेशन का। यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया। इसलिए मेरी समझ से फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आना एक ज्यादा इंटरेस्टिंग काम है, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत ही कम, आपको भी कौन सा पता ही था, तो बहुत ही कम पता होता है स्टूडेंट को कि इस ग्राफ में कैसे मैनेज करना है। वो क्या करता है बेचारा, देखता है एक्सेलरेशन है, दाएं से मार दिया mg+a, काम खत्म, नेगेटिव हो जाएगा नंबर। तो ये अच्छी तरह चेक करवाना इस ग्राफ में कि लिफ्ट फर्स्ट से ग्राउंड आ रही है या ग्राउंड से फर्स्ट आ रही है। तो यहां पर अगर मैं रीडिंग इंडिकेट करूं तो A1 तो वही निकलेगा यार tan θ1 tan θ2 से। तो अगर इस प्रोसेस में रीडिंग लिखूं, n1 का वैल्यू लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा mg-a1, और इस प्रोसेस का अगर मैं रीडिंग लिखूं तो ये हो जाएगा m टाइम्स g+a2। तो पहले अच्छी तरह दिमाग में माइंड सेट कर लो कि अगर लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है तो पहले वो क्या करेगी? एक्सेलरेट होगी, A डाउन होगा, A डाउन होने से वेट डाउन होगा, फिर वो रिटार्ड करेगी, A अप होगा, फिर वेट बढ़ेगा। अब इस पे हम एक ग्राफिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास ये रहा, लिफ्ट ऑफ मास 1000 kg is moving from first floor to ground floor. Calculate tension in cable of lift. अब आप देखो मैंने सवाल का मोड ही चेंज कर दिया, मैं रीडिंग पर आ ही नहीं रहा क्योंकि मैं करा चुका वैसा सवाल, तो मैंने सवाल में थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया। तो कैलकुलेट टेंशन इन केबल ऑफ लिफ्ट। अब इसका मीनिंग समझो। अब लिफ्ट किसी ना किसी रस्सी से तो बंधी हुई होगी, वो रस्सी नीचे आ रही है, अब उस रस्सी का हमें टेंशन पता करना है। तो जैसा नॉर्मल रिएक्शन का बिहेवियर वैसा ही उस टी का बिहेवियर। तो आंसर आप एज इट इज लेकर के चलो, बस एन की जगह यहाँ पर टी आ जाएगा। तो अब लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आ रही है और उसका हमें ग्राफ दे रखा है, ये रहा V और इधर ये रहा T, और VT ग्राफ इस तरीके से दे रखा है। डाटा यहां 10 मीटर पर सेकंड, ये 0, ये T बराबर 5 सेकंड, ये T बराबर 10 सेकंड और T बराबर 20 सेकंड। एज इट इज मैंने यूज किया पूरा का पूरा, नाम डाल दे रहे हैं A B C D। अब पहले पूरा क्लासिफाई करो कि कहाँ क्या हो रहा है। इस दौरान लिफ्ट नीचे आ रही है और लिफ्ट नीचे आने के लिए एक्सेलरेट कर रही है, तो ये A1 तो एक्सेलरेशन ही है, बट इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउन है, इसलिए लिफ्ट की रीडिंग कम हो जाएगी या टेंशन की वैल्यू कम हो जाएगी। इस दौरान वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए A2 का वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगा। इस दौरान लिफ्ट तो नीचे ही जा रही है बट रिटार्ड कर रही है, तो A3 यहाँ पर आपके लिए रिटार्डेशन का काम कर रहा है। अब A3 रिटार्डेशन है, और पर रिटार्डेशन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसका डायरेक्शन का है। तो लिफ्ट नीचे आ रही है पर वो रिटार्ड हो रही है, यानी A3 अपवर्ड है, तो इसका डायरेक्शन अप है, इसलिए यहाँ पर रीडिंग बढ़ जाएगी। तो पहले रीडिंग कम हुई और फिर यहाँ ट्रू वेट और फिर यहाँ रीडिंग बढ़ गई। अब रीडिंग बोल लो या टेंशन बोल लो, बात एक ही है। तो इस जगह पर T1 का फॉर्मूला आ गया m टाइम्स G माइनस A1 इसलिए क्योंकि A डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस जगह T का फॉर्मूला आ गया m टाइम्स G क्योंकि A की वैल्यू 0 है। इस जगह T का फॉर्मूला आ गया m टाइम्स G कहाँ की तरफ है? अपवर्ड प्लस A3। तो ये इन तीनों जगह लिफ्ट की केबल में टेंशन का वैल्यू है। अब इसको एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं, बट उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा A1। तो A1 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो इसके स्लोप से निकल आएगी। तो A1 हो गया tan θ1 के बराबर
और tan थीटा 1 की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 10/5 मतलब 2। अब हमें टेंशन निकालनी है, फॉर्मूला उल्टा हो गया m टाइम्स g माइनस a1 और m की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है 1000 और g माइनस a1 की वैल्यू होगी 10 माइनस 2 यानी 8। आंसर आ गया 8000 न्यूटन। तो 8000 न्यूटन लिफ्ट की सपोर्टिंग केबल की टेंशन आ गई इस फर्स्ट पार्ट में। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में। A2 का वैल्यू 0 हो गया, इसलिए T2 का वैल्यू mg के बराबर हो गया। m हो गया 1000, g हो गया 10, आंसर आ गया 10,000 न्यूटन। थर्ड नंबर पर आता है हमारे पास A3 का वैल्यू tan थीटा 3 के बराबर हो गया। ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी वैल्यू आ गया 1, बट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट भी लगा लो, यहाँ भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब A3 नीचे A3 का वैल्यू 1 आ गया, बट A3 का डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, अपवर्ड है, इसलिए T3 का वैल्यू हो गया m g प्लस A3। और इस रिजल्ट को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1000 इंटू जी प्लस A3 का वैल्यू मैंने निकाली दिया 1, तो ये आ गया 11, तो ये आ गया 11000 न्यूटन। तो कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से मैंने आपको लिफ्ट का बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अप जाना और डाउन आना, कब वेट बढ़ना कब वेट घटना, सपोर्टिंग केबल की टेंशन यानी वेट, यानी सब चीज़ें एक जैसी हैं, इनको किसी भी तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। तो अब इस लेक्चर को मैं यहीं रोक रहा हूँ। आप यूनिवर्सल में से लिफ्ट के प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो, अच्छी तरीके से कर लो, उसके अंदर सेक्शन वाइज दे रखे हैं आपको, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे जो रहेगा मंकी रोग के कंसेप्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।